नमस्कार। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी भावी अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल ये जो क्लास हम लोगों ने शुरू किया था उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को अगर मेंस में 11 नंबर में पूछ दिया जाए तो आप इसके 3 डिवीजन करना। पहला दक्कन ट्रैप। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं किताबों में दक्कन ट्रैप को ही दक्कन पठार बताया जा रहा है। संभवतः अध्ययन की दृष्टि से यह गलत होगा। दक्कन ट्रैप को आप महाराष्ट्र का पठार कह दोगे तो एक बार चल जाएगा, यानी ये हुआ कि ये महाराष्ट्र का पठार कहा जा सकता है। क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश पीएससी से इसलिए संबंधित है, दक्कन ट्रैप मेसोजोइक के क्रेटासियस जो लोअर वाला अंतिम क्रेटासियस था उसमें लावा का उद्वेलन हुआ था बेसाल्टिक, और वह बेसाल्टिक लावा हमारे मालवा के पठार में भी प्राप्त होता है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। इसलिए दक्कन ट्रैप की अवस्थिति और उसकी विशेषताओं को पढ़ना और पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना हमारी मजबूरी भी है, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो दक्कन पठार का एक हिस्सा मैं करूंगा दक्कन का ट्रैप, दूसरे हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। ये जो कर्नाटक का पठार है यह दक्कन के पठार का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। तो ये जो कर्नाटक का पठार है फिर वास्तव में इसके भी कई सारे हिस्से हम लोग करेंगे। एक हिस्सा इसका कहलाएगा मलनाड और दूसरा हिस्सा कहलाएगा मैदान। इस मैदान वाले हिस्से के फिर से हम लोग 2 हिस्से करेंगे जो क्लास में आज ही हम लोग सीखेंगे। एक बंगलुरु का पठार और दूसरा है मैसूर का पठार। ये जो मैसूर का पठार है वास्तव में इसी को हम दक्षिणी कर्नाटक पठार के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी। और जो तीसरा वाला अंतिम होता है वह होता है आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से जस्ट अभी पुनः फिर 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तेलंगाना का पठार और दूसरा है रॉयल सीमा। तो ये जो छोटा सा वर्गीकरण होगा दक्कन के पठार का उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं, मेंस की दृष्टि से इसको पढ़ने वाले हैं। ये तेलंगाना और ये वाला प्रश्न तो पिछले साल मेंस में पूछा जा चुका है। ये वाला एरिया अछूता रह गया है तो हम लोग तैयार करके चले जाते हैं। लॉकडाउन का समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अभी स्पेशली 2020 वाले बच्चों के पास तो समय ही समय है। तो मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि आप जितना डिटेल में और क्लियर क्रिस्टल पढ़कर जाएं उतना ज्यादा आसानी होगी। जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है, समय है आपके पास अभी। तो आज की क्लास में हम लोग जो शुरुआत करने हैं वो है हमारा कर्नाटक का पठार। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो ये हम लोग थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं इसको। पहला हेडिंग हम लोग इस डिवीजन में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार पहले प्री वाले बच्चे एक नजर में देख लो इससे क्या क्या फैक्ट निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक का पठार का नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में बात बताइए। अब कर्नाटक का पठार कन्नड़ भाषा में शब्द होता है कारुनाडु। कारुनाडु का मतलब होता है काली मिट्टी। तो इसका ये कहने का मतलब हुआ कि ऐसा पठार जो काली मिट्टी क्षेत्र से आच्छादित हो उसे हम कर्नाटक का पठार कहेंगे। प्रारंभ में यह जो मान्यता थी यह कर्नाटक के उत्तरी भाग से संबंधित थी। चूंकि कर्नाटक के उत्तरी सीमा से संलग्न था दक्कन का ट्रैप और दक्कन के ट्रैप में थी बेसाल्टिक लावा और बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से बनती है काली मिट्टी, इसलिए इसके उत्तरी भाग में काली मिट्टी के निक्षेप प्राप्त होते हैं।
परिणाम स्वरूप उत्तरी भाग के लोगों ने इसका नाम रखा था कारानाडू, यानी काली मिट्टी से बनने वाला कर्नाटक का पठार। पर ऐसा नहीं है कि केवल कर्नाटक के पठार में काली मिट्टी ही प्राप्त होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बेसाल्टिक लावा तो काली मिट्टी। अगर नदियां आ जाती हैं, नदियों का स्थान प्राप्त हो जाता है, तो वहां पे जलोढ़ मिट्टी। अगर पुरानी प्राचीनतम चट्टान हो जो कि धारवाड़ की चट्टानों में शामिल है, तो वहां पे लाल मिट्टी। तो इसी प्रकार से लाल काली, लाल पीली, जलोढ़ लाल, और इस प्रकार के समस्त मिट्टियों का जो यहाँ पर हमको क्षेपण मिलता है, पर प्रमुख रूप से काली मिट्टी के नाम से इसका नाम रखा गया। फिर अगला ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 1,89,000 किलोमीटर स्क्वायर। औसत ऊंचाई इस पठारी कितनी है? लगभग 800 मीटर, प्लस इसमें कुछ शामिल होगा। 800 मीटर के बाद इसमें प्लस में कुछ शामिल भी होगा। पूछा जाता है रचना किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो आपको ये बताना है कि इसमें वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि यह ट्रैप का हिस्सा भी है। दूसरा इसमें पॉइंट आप क्या डालोगे, इसके अलावा और क्या शामिल हो सकता है ज्वालामुखी चट्टान के अलावा? तो बोलोगे कड़ीय नीस या ऑब्लिक सिस्ट, क्रिस्टलाइन सिस्ट से भी निर्मित हुई है यह, और ग्रेनाइट वो भी प्री कैम्ब्रियन युग की। और यहां पर धारवाड़ की चट्टानें भी प्राप्त होती हैं। तो इस हिसाब से ये समझ में आया कि जो हमारा कर्नाटक का पठार है उसमें ज्वालामुखी चट्टानों के भी साक्ष्य मिलते हैं, कड़ीय नीस या कड़ीय सिस्ट की भी साक्ष्य मिलते हैं, ग्रेनाइट वो भी प्री कैम्ब्रियन युग के भी साक्ष्य मिलते हैं, और धारवाड़ की चट्टान तो यहाँ पर मिलती ही मिलती है धारवाड़ जिले में। इसके अलावा पूछा जाएगा कि इस क्षेत्र से, इस पठार से कौन कौन सी नदियां होकर प्रवाहित होती हैं। तो कई सारी नदियों के नाम हैं, जैसे भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी, ईटीसी। ये बड़ी नदियां हैं जो मैंने आपको लिख दिया है। नदियों का हम टॉपिक नदियों के हिसाब से चढ़ेंगे, पर ये आंसर राइटिंग करते समय आप इसको आसानी से लिख सकते हो कि इन इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र इस पठार से होकर जाता है। इसके अलावा पूछा है कौन कौन से यहाँ प्रमुख रूप से पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर चंदन, यूकेलिप्टिस एवं सागौन प्रमुख रूप से यहाँ पर प्राप्त होते हैं वन। इसके अलावा पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज हैं। तो खनिजों के लिए शायद अब नीचे लिखूंगा तो बनेगा नहीं, लेकिन मैं लिखता जा रहा हूँ, हाँ बन सकता है। और तो यहाँ पे लिख दोगे कई सारे नाम हो जाएंगे, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग लिख लो। जैसे आप शुरू करो, लोहा, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, बॉक्साइट इत्यादि खनिज, धात्विक अधात्विक सभी प्रकार के खनिजों की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। किस पठार में? कर्नाटक के पठार में। फिर पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं इस पठार से संबंधित। तो हमने पहले ही आपसे बोल दिया कि यहाँ पे सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, काली भी है, लाल भी है, लाल काली भी है, लाल पीली भी है, जलोढ़ भी है, जलोढ़ लाल भी है। सभी मिट्टियों का एक मिश्रित क्षेत्र है। तो यहाँ पे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ऐसे डिजाइन बना के ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसके नाम लिख लो, मैं बोलता जा रहा हूँ। जैसे कि ज्वार, यह उत्तरी कर्नाटक में सबसे ज्यादा होने वाली फसल है, मोटा अनाज है ज्वार। कॉटन यानी कि कपास, चावल, गन्ना, और इसके अलावा नारियल, कॉफी, तंबाकू, ये प्रमुख यहाँ के फसलें हैं जो उत्पादित होती हैं कर्नाटक के पठार में। कर्नाटक के पठार में अगर आपसे पूछा जाए उद्योग कौन कौन से हैं, तो चूंकि कॉटन होता है तो टेक्सटाइल भी लगेगा यहाँ पर। टेक्सटाइल का मतलब कपड़े से संबंधित उद्योग होगा। तंबाकू होगा तो यहाँ पे तंबाकू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी मात्रा में होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राइस कल्टीवेशन से संबंधित भी यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुई है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और प्रिंटिंग से संबंधित इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में डेवलप हुई है, प्रिंटिंग से रिलेटेड। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मैसूर। मैसूर में बानिस पेंट एवं बानिस इंडस्ट्री लगी हुई है। मतलब वहां पर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां निर्वाचन से संबंधित स्याही बनाई जाती है, मैसूर में।
तो प्रिंटिंग, वार्निश, पेंट इत्यादि संबंधित इंडस्ट्री कर्नाटक के पठार से संबंधित है। ये मोटा मोटा एक फैक्चुअल क्लास हो गया। पर सर हमारे मेंस में क्या ऐसे ही लिख के आए कि कुछ कॉन्सेप्ट भी है इससे रिलेटेड? चलिए अब मेंस के बच्चों से संबंधित क्लास है। प्री वाले बच्चे जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं मिटा दूंगा और मिटा के सीधा मैं आपकी क्लास शुरू करूंगा। चलिए, तो हमने अपना समय बचा लिया और मैंने कुछ बोर्ड पर लिख दिया है जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अब मेंस वाले बच्चे जो पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का पठार, वो डायग्राम को बनाने से पहले, जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं उसको बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लें। जैसे कर्नाटक के पठार को मैं 3 भागों में बांटूंगा: उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिणी कर्नाटक का पठार। माने इस प्रकार से कर्नाटक का पठार बनाया जाएगा। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा उत्तरी कर्नाटक का पठार, बीच वाला कहलाएगा मध्य कर्नाटक का पठार और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी कर्नाटक का पठार। उत्तरी कर्नाटक के पठार में कौन कौन से जिले शामिल होंगे कर्नाटक के प्रमुख रूप से? तो उसमें होगा बेलगांव, गुलबर्गा और बीदर। ये कर्नाटक के वो जिले हैं जो उत्तरी कर्नाटक के पठार से संबंधित हैं। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि उत्तरी कर्नाटक का पठार दक्कन ट्रैप से संलग्न होने के कारण यहाँ पर लावा की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है डीप ट्रैप लावा। तो पूछा जाएगा डीप ट्रैप ऑफ लावा कर्नाटक के किस भाग में प्राप्त होगा? तो आप बोलना कर्नाटक के उत्तरी भाग में प्राप्त होगा, अर्थात बेलगांव, गुलबर्गा और बीदर। अगर लावा प्राप्त हो रहा है तो इस लावा प्राप्त होने के कारण यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो आप बोलोगे यहाँ पर काली प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो मेरा लास्ट पॉइंट आप देखोगे ये वाला, तो यहाँ पे लिखा है काली कपासी मृदा पाई जाती है, अर्थात इस क्षेत्र में यानी बेलगांव, गुलबर्गा और बीदर में कपास की खेती संभव है। करो या ना करो बात अलग है। इसके अलावा उत्तरी जो कर्नाटक के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। ढाल किसकी तरफ है? पूर्व की तरफ। अर्थात यदि ये पठार है तो नदी जो बह के जाएगी वो पश्चिम से कहाँ जाएगी? पूर्व की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र से प्रभावित हैं? किस क्षेत्र से? उत्तरी कर्नाटक के पठार से। तो घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, कृष्णा नदी और भीमा नदी, ये नदियों का संबंध उत्तरी कर्नाटक के पठार से है। कई को अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि कर्नाटक के पठार में से कौन सा पठार ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा प्रॉस्पर है, तो ध्यान रखना उत्तरी कर्नाटक का पठार सबसे कम समृद्ध और प्रॉस्पर है। जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में भिंड, मुरैना, श्योपुर, इंदौर और देवास की अपेक्षा कम प्रॉस्पर है, कम समृद्ध है। इसी प्रकार से इसका उत्तरी भाग भी उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कर्नाटक का मध्य और दक्षिणी भाग डेवलप हुआ है। तो माने बेलगांव, गुलबर्गा और बीदर में उतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा जितना तुमको मैसूर और बेंगलुरु में प्राप्त होगा। तो जैसे ही हम लोग ये वाला जो हमने फैक्ट पढ़ा है इसको जस्ट अभी मैप में हम लोग अप्लाई करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी छोटी जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं अब मेन से रिलेटेड। इससे पहले जानकारी दी थी हमने प्री से रिलेटेड। जो मध्य वाला कर्नाटक का पठार आप लोग मेंस में तोड़ोगे, इसमें आप लोगों को जिले कौन कौन से शामिल करने हैं? बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, रायचूर और शिमोगा। सर इतना क्यों मुझे जिले पढ़ा रहे हो? तुम खुद सोचो। अगर कोई कहे कि बताइए बाबा बूदान पहाड़ियों का नाम सुना होगा, उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है मुल्कानगिरी। तो मुल्कानगिरी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है और कर्नाटक के किस पठार से संबंधित है? उत्तर से, मध्य से या दक्षिण से? अगर मैं बोलूं मुल्कानगिरी का संबंध चिकमंगलूर जिले से है तो आंख बंद बोलोगे यह मध्य कर्नाटक पठार का हिस्सा है। इसलिए हम लोग इतना डिटेल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 में जियोलॉजी यानी कि उसका भूगर्भ शास्त्र पढ़ के आइए भारत का, ये उसने स्पष्ट कहा है। तो मैं तो मूर्खता समझूंगा अगर हम लोग अभी भी डिटेल में पढ़ के ना जाए। मध्य कर्नाटक के पठार का जो औसत ऊंचाई है वो है 450 से 700 मीटर। इसका मतलब मध्य वाला कर्नाटक का पठार उत्तरी कर्नाटक के पठार की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। यानी उत्तर से दक्षिण अगर हम आ रहे हैं तो ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, आप ऐसा कह सकते हो। इसकी भी ढाल किधर की ओर है? इसकी भी ढाल उत्तरी कर्नाटक के समान पूर्व की दिशा में है। यदि नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही होती हैं तो इसमें कौन सी नदी बेसिन प्राप्त होगी? प्रमुख रूप से तुंगभद्रा। तो बताइए तुंगभद्रा नदी बेसिन का संबंध कर्नाटक के किस भाग से है? मध्य कर्नाटक के पठार से है। प्रमुख रूप से किन जिलों में होकर बह रही होगी? तो साफ दिख रहा है बेल्लारी, चिकमंगलूर,
फलाना ढिकाना, कहने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम नदी पढ़ेंगे तो स्पष्ट सर समझ में आ गया यहाँ पे हमको। फिर इसके अलावा अगला जो पॉइंट आता है वो है दक्षिणी कर्नाटक के पठार में। दक्षिण कर्नाटक का पठार सभी इन दोनों पठारों में सबसे ज्यादा समृद्ध है, पैसे वाला है, सभी चीजों में अच्छा है, ये एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, सब चीजों में, इंडस्ट्री, आईटी, सभी चीजों में अच्छा है ये। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु के दो जिले हुए हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण जिला उत्तरी क्षेत्र में है और शहरी जिला दक्षिण क्षेत्र में है। कोडागु जिले का संबंध भी दक्षिणी कर्नाटक के पठार से है। कोल्लार जिले का संबंध भी दक्षिणी कर्नाटक के पठार से है। कोल्लार से याद आया केजीएफ, कोल्लार गोल्ड फील्ड, फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। और कोल्लार खान का संबंध सोने से है। इससे ये समझ में आया हमको कि कोल्लार जो सोना प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में कर्नाटक के दक्षिण वाले भाग से प्राप्त होगा। जबकि अगर मैं बोलूं कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है चिकमंगलूर में। कुद्रेमुख कहां पर है भैया? चिकमंगलूर में। तो कुद्रेमुख जो खान है वो कर्नाटक के मध्य वाले भाग में है और सोने की जो खान है वो कर्नाटक के दक्षिण वाले भाग में है और जिले का नाम है कोल्लार जिला। इसमें और कौन कौन से जिले आते हैं? मैसूर आता है और तुमकुर आता है। तुमकुर जिले का संबंध भी दक्षिण से है। तो दक्षिणी कर्नाटक का पठार हम लोगों ने यहाँ तक जिले के हिसाब से कर लिया। उसके नीचे जाते हैं तो पूछा जाता है कि ये ढाल इसकी कैसी है, तो बोलोगे दोनों पठारों की अपेक्षा इसकी ढाल ज्यादा तीव्र है, क्योंकि ऊंचाई दोनों की अपेक्षा ज्यादा है। स्पष्ट दिख रहा है 600 से लेकर 900 मीटर वाले क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मैसूर। जो मैसूर है, इस मैसूर के पास दो पहाड़ियां मिलती हैं, मेलागिरी और बिलगिरी। मेलागिरी और बिलगिरी। और एक जगह है कोडागू, कोडागू भी इसी का जिला है। यहाँ पर एक जगह मिलती है ब्रह्मगिरी। तो मैं 3 गिरी के नाम बोल रहा हूं, मिलगिरी यानी बिलगिरी, मेलागिरी, ब्रह्मगिरी। बिलगिरी और मेलागिरी ये दोनों जो पहाड़ियां हैं वो मैसूर जिले में है, जबकि जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वो कोडागू जिले में है। वो ये तीनों पहाड़ियों का संबंध दक्षिण कर्नाटक के पठार से है। तो अगर हमने देखा कि इसमें भी नदियां हैं, इसमें भी नदियां हैं, तो दक्षिण कर्नाटक में कौन सी नदी बह रही है? कावेरी नदी। कावेरी नदी मेलागिरी पहाड़ी को जहां काटेगी वहीं एक जलप्रपात बनाएगी, हॉगेन कक्कल, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको मालूम है गोदावरी जो नदी है वो वास्तव में कहाँ बह रही होगी? तो गोदावरी का संबंध उत्तरी कर्नाटक से होगा, जबकि कावेरी का संबंध दक्षिणी कर्नाटक से होगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी की गंगा, दक्षिण की नहीं, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसकी जानकारी हम जब नदियां पढ़ाएंगे उसके बारे में सुनेंगे या समझेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि अभी डायग्राम बनाने से पहले, मैपिंग करने से पहले हमने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लिया है। अब मैं कुछ यहाँ पर बनाऊंगा तो कुंकाय नहीं करना है, फेफड़े बाहर नहीं आना चाहिए, सर ये कहां से आपने क्या बना दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोगों ने साफ करके समय बचाया अपना। अब मैं जो डायग्राम आपको बनाना हूं इसमें मैं 2 चीजें समझाऊंगा, है ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। पहले एक थोड़ा सा साधारण सा समझिए आप। मान लो ये कर्नाटक का पठार है, मानने के ऊपर है ना, बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा। इस कर्नाटक के पठार का कुछ इस प्रकार से हमने डिवीजन किया। तो ये जो इसका जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है जो पश्चिम की तरफ है, इसे हमने नाम दिया मलनाड। और ये जो पूरब की तरफ है इसे हमने नाम दिया मैदान। यानी कर्नाटक वाले हिस्से को हमने एक को कहा मलनाड और एक को कहा मैदान। तो वास्तव में एक तो दिशा ऐसे होगी कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे, तो जब उत्तर दक्षिण आ रहे हो तो ये जो मलनाड वाला हिस्सा है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। यानी ये वाला एरिया होगा, यहाँ 300 मीटर है, फिर नीचे आए फिर 500 मीटर हो जाएगी, फिर और नीचे आए फिर 700 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी ऊपर से जाने पर ऊंचाई बढ़ रही होगी। मैंने पहले ही कहा था इसको हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे। स्टार्टिंग की क्लास आप लोग याद रखो अगर आपको याद आ रहा हो तो। प्लस एक डिवीजन और होगा कि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें मैदान भी मिल रहा होगा। तो वास्तव में ये स्ट्रैप है जो हमें इस स्ट्रैप को ऐसे महसूस करना है। यहाँ पर मैं मानता हूं कि आप ये महसूस कर रहे होंगे। अब इसको एक कदम और आगे आके थोड़ा सा मैं सरल भाषा में इसको बना दूं।
तो वास्तव में मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा बना रहा हूं। ऐसा है नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने, है ना। आप अपने मानसिकता में ऐसा मेंटल मैप बनाओगे तो आंसर राइटिंग में हाथ चलेंगे। मैं तकनीकी रूप से बहुत गलत हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए 2D डायमेंशन बनाना पड़ रहा है मुझे। अब इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं तो अब क्लियर हुआ कि सर ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये है आपका मलनाड। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है मैदान। अब इस मैदान के भी 2 टुकड़े कर दूं अगर मैं, तो ये वाला हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूं इस प्रकार से, ये है बेंगलुरु का पठार। और ये वाला हिस्सा जो इधर दिख रहा है ये है मैसूर का पठार। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैसूर का पठार वास्तव में दक्षिणी कर्नाटक का पठार भी कहलाता है। पर ध्यान रखना, मैं मैसूर के पठार का मतलब है मैं इस क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं, ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र हमको इस प्रकार से शो होकर दिख रहा है। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो मेरा डायमेंशन आप समझ गए होगे। अब हमको करना क्या है कि ये जो मलनाड वाला हिस्सा दिख रहा है, इस मलनाड में यहां पर पहाड़ी प्राप्त होगी हमको। इस पहाड़ी का नाम है बाबा बूदान की पहाड़ी। इस बाबा बूदान की पहाड़ी की 2 चोटियां हैं। पहला मुल्कानगिरी और दूसरा कुद्रेमुख। पहला कौन सा है? मुल्कानगिरी। और दूसरी कौन सी है हमारी? कुद्रेमुख। मुल्कानगिरी की जो ऊंचाई है वो 1930 और जबकि कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है 1895, लगभग 1895 1930 मीटर। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो कुद्रेमुख आपको दिख रही है, इस कुद्रेमुख को हम बाबा बूदान की चोटी के नाम से भी जानते हैं और इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग चंद्रद्रोण पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, कुद्रेमुख प्लस मुल्कानगिरी इज इक्वल टू चंद्रद्रोण पर्वत श्रेणी। अर्ध चंद्रमा के समान दिखाई देने वाली, क्रीसेंट शेप में दिखाई देती है, इसीलिए हमने इसे चंद्रद्रोण पर्वत श्रेणी के नाम से भी समझा और समझाया। अब चूंकि ये जो कुद्रेमुख है ये किस जिले में है? चिकमंगलूर जिले में है, यानी कि मध्य वाले पार्ट पे डायग्राम बना हुआ है, बुद्धि का प्रयोग करना बिल्कुल। और कुद्रेमुख के जो समीप यहाँ पर हमें प्राप्त होता है उस अयस्क का क्या नाम है? लोहा प्राप्त होता है। कुद्रेमुख के दक्षिण में आते हैं तो हमको मालूम है कोडागु जिला, यहाँ पर है कोल्लार खान। तो कोल्लार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बोलोगे कोल्लार सोने के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमको मैदान वाला हिस्सा मिलेगा, इसी मैदान से कावेरी नदी गुजर रही होगी। पर ये जो मलनाड वाला क्षेत्र है, ऊंचाई अधिक होने के कारण अरब सागर में एक नदी गिर रही होती है, उस नदी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी जो मलनाड क्षेत्र से अरब सागर में गिर रही है जाकर, इसी के ऊपर एक जलप्रपात बना है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। पूछा जाएगा जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी किस नदी के ऊपर है? शरावती नदी। किस पठार संबंधित है? कर्नाटक के पठार संबंधित है। उत्तरी या मध्य उत्तरी कर्नाटक। कौन से क्षेत्र से? मलनाड से। आपसे पूछा जाएगा इसकी विशेषता क्या है, तो आप ध्यान रखना यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पर अगर ऑप्शन में जोग के साथ साथ कुंचिकल जलप्रपात आ जाए तो बच्चे क्या करके आएंगे? तो बोलोगे सर हम कुंचिकल को प्राथमिकता देकर आएंगे। अगर कुंचिकल और जोग एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो आप कुंचिकल को प्राथमिकता देके आओगे। ये भी कर्नाटक का एक जलप्रपात है। इसके अलावा चिकमंगलूर जिले में ही एक जलप्रपात मिलता है, मणिक्य धारा जलप्रपात। तो मणिक्य धारा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इन सब का संबंध कर्नाटक के पठार से है। ये जो एक छोटा सा कर्नाटक का पठार का हमने ब्रीफ इंट्रो दिया है, अगर इसमें थोड़ा सा आप लोग और समझना चाहो, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप ये समझना, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा था, इस दक्षिण वाले हिस्से से यहां से नदी जा रही थी, याद है कुछ?
उस नदी का नाम था कावेरी नदी। और कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। जब ये कावेरी नदी जाएगी तो कर्नाटक के पठार के दक्षिणी पार्ट में हमको एक पठार और मिलता है, उसे कहते हैं तमिलनाडु का पठार। उसे हम क्या कहते हैं? तमिलनाडु का पठार। अब चूंकि तमिलनाडु का पठार मैदानी क्षेत्र से संलग्न है, इसीलिए उसकी जो जो ऊंचाई होगी वो बहुत कम होगी। तो वास्तव में कर्नाटक का पठार ऐसा है और तमिलनाडु का पठार ऐसा है, सपाट। तो ऊपर से जो नदी आएगी वो तमिलनाडु के पठार में गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जलप्रपात गिर रहा हो। इसीलिए जब कावेरी नदी दक्षिणी कर्नाटक के पठार से तमिलनाडु के पठार पर प्रवेश कर रही होती है, तो यहां दो जलप्रपातों का निर्माण होता है बाउंड्री पर। किसकी बाउंड्री पर? कर्नाटक और तमिलनाडु। एक जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम। तो अब मुझे बताओ, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? उत्तर आया सर, कावेरी नदी के द्वारा बनाया था। किस राज्य में? तो सर किसी राज्य में कर्नाटक लिखा है, किसी में तमिलनाडु। अब समझ में आया कि वास्तव में यह कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के पठार के बीच में ऊंचाई से गिरने के कारण निर्मित हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक का पठार ऊंचा है और तमिलनाडु का पठार नीचा है, क्योंकि वो मैदान से संलग्न है। वहीं एक और जलप्रपात बनता है इस नदी के द्वारा, होगेनकल जलप्रपात। होगेनकल जलप्रपात मैंने अभी आपको एक पहाड़ी बताई थी, मेलागिरी, मैसूर के पास। उस मेलागिरी को काटती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो जब वो मेलागिरी को काटेगी तो पहले पहाड़ी ऐसी थी, कटने के बाद ये पहाड़ी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो ये जो बन रहा है ये हमारा जलप्रपात कगार नुमा बन जाता है। परिणाम स्वरूप होगेनकल जलप्रपात का निर्माण होता है कावेरी नदी के द्वारा। कहां पर? कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के पठार के सीमा पर। एक और बात यहाँ पे समझना आप लोग अगर थोड़ा सा मैप इमेजिन कर पा रहे हो, ज्यादा खिचड़ी तो नहीं हो रही ले। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये तुम्हें आधा दिख रहा है कर्नाटक में और आधा तमिलनाडु में। आधे की जगह ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि 90% है तमिलनाडु में, ये वाला जो मैंने डायग्राम में शो किया है, और 10% है कर्नाटक में। इस क्षेत्र को कहते हैं वन, और इसका नाम रखा मैंने सत्यमंगली वन। अब मुझे एक बात बताओ रे तुम लोग, सत्यमंगली वन का संबंध किस पठार से है? तो बोलोगे सर 90% है तमिलनाडु के पठार में और 10% है कर्नाटक के पठार में। अगर वन होंगे तो यहाँ किसी प्रकार की वनस्पतियां तो होंगी, तो बोलोगे आर्द्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस वन में? सत्यमंगली वन में। और आर्द्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियों में भारत में एक एंडेमिक प्रकार का पेड़ पाया जाता है। एंडेमिक का मतलब केवल सत्यमंगली वन में ही प्राप्त होगा, इसके अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होगा। उसका नाम है चंदन। तो चंदन आर्द्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पति है, यह सत्यमंगली वनों में प्राप्त होती है। सत्यमंगली वनों का 90% तमिलनाडु में है और 10% कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही एक चंदन का तस्कर हुआ करता था, बीरप्पन, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप लोगों को देखना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल वहां की थोड़ी बहुत समझ में भी आएगी, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको कर्नाटक का पठार भी समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं कर्नाटक के पठार की आपसे बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने एग्जाम की दृष्टि से इसको समझ लिया है। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए चीजों को मिटा मिटा के आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर आपको ऐसा लगा कि सर तेज पढ़ा रहे हो तो तुम लोग भी तेज हो जाओ रे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए, तो हम लोगों ने कर्नाटक का पठार पढ़ लिया है। दूसरा डिवीजन हमने किया था आंध्रा का पठार, याद है कुछ? हमने क्या डिवीजन किया था? आंध्रा का पठार। इसके कितने पार्ट थे? पहला तेलंगाना का पठार, टीपी तेलंगाना प्लेट्यू, और एक था रॉयल सीमा प्लेट्यू, आरपी। अब एक छोटा सा भूमिका बनाइए आप लोग। भूमिका ये बनेगी कि सर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्यों अलग हुए, तो इसके आधार पर पठारों का विभाजन हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। समझना थोड़ा सा। मान लो ये सी लेवल है, माने समुद्र तल है, और पठार कुछ इस प्रकार से है, और पठार कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब इस पठार में
इस वाले पार्ट पर ऐसे एक पहाड़ी है, पापी कुंडर, और यहां से जैसे पापी कुंडर होता है तो ये नॉर्मल सतह यहां पर प्राप्त होने लगती है। मतलब ये कह रहा हूं कि जो मैं आंध्रा पठार बना रहा हूं, इसमें जो इसका पश्चिमी वाला हिस्सा है उसकी ऊंचाई देख रही है हमको ज्यादा है सी लेवल से, और जो पूर्वी वाला हिस्सा है जो कि बंगाल की खाड़ी से तट है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये हमारी बंगाली खाड़ी है। इसमें कुछ बहुत ना समझ वाले बच्चे भी ना बैठे हो कहीं, अरे ये पूर्वी तट है रे, ये तुम्हारी बंगाल की खाड़ी है, तो मैंने ये डायग्राम ऐसे बना दिया है, मर रहे हो तुम लोग। ये डायग्राम ऐसे बनाया था, ऊंचा वाला ऐसा है, नीचे वाला ऐसा है, बीच में पापी कोंडा पहाड़ी बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहां से नदी जा रही है जिसका नाम है गोदावरी। कौन सी नदी आ रही है? गोदावरी। गोदावरी इतने ऊंचाई से गुजरने के कारण, मान लो ये वो लाइन है, यहां से गोदावरी ऐसे गुजर रही है, तो वो उस प्रकार से कटाव करती गई गोदावरी, ऐसे इस प्रकार के कटाव से कुछ इस प्रकार का डिजाइन तैयार हुआ। अब दिख रहा है आपको, ऐसे गर्त हुआ, तो व्यक्ति तो यहां रह गया, पानी यहां पहुंच गया। इसका मतलब ये जो डिजाइन आपने बनाया है यह काफी गहराई पर गोदावरी नदी बह रही है, तो यहाँ पर जो गहराई है वो लगभग 600 मीटर के आसपास प्राप्त हो रही है। पठारी क्षेत्र में इतनी गहराई पर बह रही है तुम्हारी गोदावरी, तो इस गहराई के कारण इस ऊपर पहाड़ी या पठारी क्षेत्र पर रह रहे लोगों के द्वारा गोदावरी का जल उपयोग करना ज्यादा आसान काम नहीं है, और ना ही वो कर पा रहे हैं ढलानी क्षेत्र के कारण। पर जब ये आंध्रा के पठार का जैसे ही पापी कोंडा पहाड़ी पार करते हैं तो मैदानी क्षेत्र आ जाता है, तो ऊपर का जो पानी आता है वो मैदानी क्षेत्र में आकर जलोढ़ मृदा का निक्षेपण कर देता है। तो एक तो यहाँ पर पानी की स्थिरता है, प्लस जलोढ़ मृदा है, अन्य मृदाओं का यहाँ पर निक्षेपण है, तो यहाँ पे कृषि कार्य बड़ी आसानी से हो पा रहे हैं और अन्य आर्थिक क्रियाएं भी बड़ी आसानी से हो पा रही हैं। पर समस्या क्या है कि इनके पास जो पानी आ रहा है वो सीधा पानी कहाँ पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी में रुक नहीं पा रहा है। पानी है पर रुक ना पाने के कारण ये यूज नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास भी पानी है पर गहरा होने के कारण ये उसको खींच नहीं पा रहे हैं। तो पानी दोनों लोगों के पास है लेकिन यूज पूरी तरह से कोई नहीं कर पा रहा है। तब इधर वाले लोगों का जो कि आंध्र प्रदेश है वर्तमान में, और पापी गोंडा पहाड़ी के पीछे तेलंगाना है, वर्तमान में वैसा हो गया है। तो जो आंध्र प्रदेश वाले लोग थे, इन लोगों ने पापी कोंडा पहाड़ी के पास एक परियोजना बनाई, पालवरम परियोजना। क्या नाम रखा हमने उसका यहाँ पे परियोजना का? पालवरम परियोजना। तो पोलवरम या पालवरम जो परियोजना थी वो परियोजना किसके द्वारा बनाई गई? आंध्र प्रदेश लोगों के द्वारा। किस नदी पर बनाई गई? गोदावरी नदी पर बनाई गई। किस पहाड़ी से संलग्न है? पापी कोंडर पहाड़ी से संलग्न है। तो तुम खुद बताइए, जब ये पालवरम बोल रहा हूँ, इसका वास्तव में वो लोग आंध्र प्रदेश पोलवरम बोलेंगे। पोलवरम परियोजना जब बांध बनाएगा तो जल आके कहाँ रुकेगा? तेलंगाना वाले प्रदेश में। तो तेलंगाना वाले प्रदेश में आके जल रुक रहा है और फायदा किसको हो रहा है? आंध्र प्रदेश वाले लोगों में। तो तेलंगाना वालों ने कहा था कि हम अपने लोगों के कॉस्ट पर आंध्र प्रदेश लोगों को फायदा क्यों होने दें। तो उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र जलमग्न हो रहा है पोलवरम परियोजना से, उस क्षेत्र को तेलंगाना वाले आंध्र प्रदेश को देने को तैयार हो गए। विभाजन का एक कारण भौगोलिक भी था और भी अन्य कारण थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। पर मैं भूगोल का टीचर हूं तो भूगोल की दृष्टि से इस विभाजन को देख रहा हूं। तो जब मालूम चला कि पोलवरम परियोजना से तेलंगाना का लगभग 7 मंडल डूब रहे थे, तब तेलंगाना वालों ने अपने 7 मंडल किसको दे दिए? आंध्र प्रदेश वालों का। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए। तो कोई पूछ दे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग होने के पीछे भौगोलिक कारण क्या था, तो पोलवरम बांध जो बनाया गया था वो इसका भौगोलिक कारण माना जा सकता है। अब जब तेलंगाना वाले अलग हो गए तो उन्हें भी पानी की आवश्यकता होगी, पर पानी तो बहुत गहराई में है, तो पानी को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने को कहते हैं लिफ्ट, और लिफ्ट से करेंगे सिंचाई, सिंचाई को कहते हैं इरिगेशन। तो इससे एक बनता है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहां बन रहा है? तेलंगाना में। किस नदी पर? गोदावरी में। क्या नाम है इसका? कालेश्वरम। क्या नाम रख दिया हमने इसका? कालेश्वरम। तो अब मुझे बताओ,
कालेश्वर है या कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में है? तो बोलोगे सर ये तेलंगाना राज्य में है। किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कितना पानी ऊपर उठाया जा रहा है? तो 600 मीटर की ऊंचाई तक पानी ऊपर उठाने की क्षमता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन एशिया, ऐसा कहा जा सकता है। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे हैंडपंप का पानी ऊपर पाइप से चढ़ाते हैं, गलत। ये पानी आना तो वर्टिकल है पर आएगा वो पैरेलल। इस प्रकार से वो लोग बिछाएंगे कि पानी पैरेलल रूप से ऊपर चढ़े। तो यूट्यूब पे जाके या नेट पे जाके ये लिफ्ट इरिगेशन का कॉन्सेप्ट समझना। तो ये तो हो गई तेलंगाना की वो बात जिसके आधार पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। अब थोड़ी सी और बात करते हैं तेलंगाना की ज्योग्राफी के बारे में कि सर अगर आ जाए तो इसको कैसे हमें लिखकर आना है। चलिए देख लो उसको भी एक बार। आप लोग कुछ मत करो, ऐसा मोटा मोटा मान लो कि ये हमारा जो है ये वाला पॉइंट, ये है हमारा आंध्रा का पूरा पठार। अब इस आंध्रा के पठार के बीचों बीच से एक नदी निकाल दो, कृष्णा। अब ये जो कृष्णा नदी है यह आंध्रा के पठार को दो भागों में बांट रहा है। ऐसा मेंस में लिख के आना, बराबर तो नहीं बांटेगा, तुम्हें भी मालूम है, पर मेंस में लिखना है ना बेटा कुछ। तो ऊपर वाला कहलाया तेलंगाना का पठार और नीचे वाला कहलाया रॉयल सीमा। ऊपर वाला क्या कहलाया? तेलंगाना का पठार और नीचे वाला क्या कहलाया? रॉयल सीमा। तो इस तेलंगाना के पठार से एक नदी गुजरती है जिसे हम कहते हैं गोदावरी, जिसे हम क्या कहते हैं? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह नासिक जिले से उत्पन्न होती है त्र्यंबकेश्वर से और बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है और इसकी 3 धाराएं हो जाती हैं, वैष्णवी, गौतमी और एक और धारा है उसका नाम आप लोग कमेंट में लिखिए। यहीं पर पांडुचेरी का एक शहर स्थित है, वो मैंने भारत के भूगोल में समझाया था। कमेंट बताइए कि कौन सा जिला पांडुचेरी का गोदावरी की शाखा के किनारे स्थित है। ऐसे ही रॉयल सीमा से एक नदी निकलती है पेन्नेरू। कौन सी नदी निकलती है? पेन्नेरू। अब ध्यान सुनना, ये जो तुम्हें गोदावरी और ये जो तुम्हें दिख रहा है कृष्णा, इनके बीच में एक झील है जिसे हम कहते हैं कोल्लेरू झील। क्या कहते हैं? कोल्लेरू झील। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। पर किस पठार में है? तेलंगाना के पठार में है। किन दो नदियों के बीच में है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में है। वहीं रॉयल सीमा और कृष्णा के बीच में कई सारी पहाड़ियां हैं, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषांचल। वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषांचल ये रॉयल सीमा और कृष्णा के बीच में अवस्थित हैं। जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर, यानी कि जो ये रॉयल सीमा खत्म होगा तो नीचे तमिलनाडु राज्य शुरू हो जाएगा, इसके सीमा पर एक झील है पुलिकट झील। तो अगर कोई पूछ देता है कि पुलिकट झील का संबंध किस पठार से है, तो बोलोगे आंध्रा के पठार के भाग में रॉयल सीमा से इसका संबंध माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा मेंस का एक छोटा सा डायमेंशन अगर 3 नंबर में लिख के आना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा लेंदी तो हमसे आंध्र प्रदेश पूछेगा नहीं, मोटा मोटा हमें आंध्रा का अगर डिवीजन करना पड़े तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो ये एक मोटा मोटा हमारा हिसाब किताब है। लेकिन जब मैं इसको पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा तो इसके 3 टुकड़े कर दूंगा। जैसे ये हमारा आंध्रा का पठार है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ऐसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। जो बीच वाला हिस्सा ऐसे कहते हैं पूर्वी घाट, जो पश्चिमी हिस्सा ऐसे कहते हैं पश्चिमी पठार। तो वास्तव में इसके 3 टुकड़े होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें जाकर? पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि आंध्रा के पठार में आंध्र प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो मुख्य रूप से बोल देना अनंतपुर है, कुर्नूल है, चिन्नूर है, कडप्पा है, प्रकाशम जिला है और गुंटूर जिला है। गुंटूर जिले में आंध्रा के पठार को पलनाडु भी कहा जाता है। पलनाडु को पल का मतलब पत्थर और नाडु का मतलब पठार या क्षेत्र, तो पलनाडु से संबंधित है। गुंटूर में से क्या कहते हैं? पलनाडु कहा जाता है। पाल का मतलब पत्थर और नाडु का मतलब क्षेत्र या एरिया। तो ये मोटा मोटा हमारा आंध्रा का पठार हो गया है। अब हमारी क्लास शुरू होगी दक्कन ट्रैप की। मैं मानता हूँ थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना हमें काम का नहीं है ये ना। ये 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में तो हम लोग इसको, सॉरी 5 नंबर में तो हम लोग इसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है हमारा दक्कन का ट्रैप। अगला हमारा क्या है?
दक्कन ट्रैप के बारे में एक बात हमें सुनना है क्या, पहले हम इसका एक ब्रीफ परिचय देते हैं। चलिए, दक्कन ट्रैप के बारे में पहले प्री वाले बच्चे एक बार ध्यान सुन लें, इससे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में जल्दी जल्दी से इसमें बोल दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि नामकरण बताइए दक्कन ट्रैप का कैसे हुआ और ये नामकरण कहाँ से पड़ा है। तो दक्कन ट्रैप का नामकरण वास्तव में स्वीडिश शब्द से लिया गया है। स्वीडिश में एक शब्द होता है ट्रापा। ट्रापा का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। ट्रापा का क्या मतलब होता है, सीढ़ी नुमा। इसी ट्रापा से बना था ट्रैप, जो कि इंग्लिश शब्द है। और पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था 1785-1795 के बीच में, यानी कि 1800 ईस्वी के प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग कर लिया गया था। लेकिन सबसे पहले यह प्रयोग किया गया था शब्द स्वीडिश भाषा में। फिर ये पूछ जाएगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था, तो आप बोलोगे 66 मिलियन ईयर साल पहले मेसोजोइक में 3 डिवीजन हुआ करते थे। एक होता है ट्रियासिक, एक होता है जोरासिक और तीसरा होता है क्रेटासियस। तो मेसोजोइक का जो तीसरा पॉइंट था क्रेटासियस, इस क्रेटासियस के अंतिम चरण में बेसाल्टिक लावा के उद्वेलन से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसके अलावा पूछा जाएगा आपसे कि जो बेसाल्टिक लावा है किस प्रकार का बेसाल्टिक लावा था, तो थोलेटिक प्रकार का बेसाल्टिक लावा इसमें निकला था। थोलेटिक प्रकार का बेसाल्टिक लावा है जो कुल प्रकार की चट्टानों का 95% है, यानी कि दक्कन ट्रैप का निर्माण 95% लावा से हुआ है। इस लावा को बेसिक लावा या रॉफी लावा भी कहा जाता है। को कल को कोई पूछ दे कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार के लावा से हुआ है, तो या तो उत्तर में आ जाएगा बेसिक लावा और या फिर उत्तर में आ जाएगा रॉफी लावा। फिर अगला आपसे ये पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार के नदी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। कोलंबियन रिवर के समान है यह जो उद्वेलन हुआ है, ऐसा ही उद्वेलन कोलंबिया के रिवर में भी देखने को मिलता है, इसीलिए है कोलंबिया की रिवर से समानता रखता है। कौन, दक्कन ट्रैप। यह लावा का उद्वेलन किस प्रकार के ज्वालामुखी से हुआ था, तो हॉट स्पॉट से हुआ था। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, अमर ज्वालामुखी होते हैं, शाश्वत ज्वालामुखी होते हैं, परमानेंट ज्वालामुखी होते हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उस ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का नाम था रीयूनियन ज्वालामुखी, मेडागास्कर के उत्तर में है और आज वो फ्रांस के अधीन है। तो इसका मतलब दक्कन ट्रैप का निर्माण जो बेसाल्टिक लावा से हुआ था, यह बेसाल्टिक लावा रीयूनियन हॉटस्पॉट से निकला हुआ था। फिर प्रश्न आ जाए कि बेसाल्टिक लावा या दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में या लावा क्षेत्र में कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो मैं कुछ के नाम बोलूंगा जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। अब सब तो नहीं बोल पाऊंगा, तो शहर के नाम है जैसे भोपाल लिखा हुआ है, इंदौर, सूरत, नागपुर, हैदराबाद और बंबई। ये शहर बेसाल्टिक लावा क्षेत्र या ट्रैप से संबंधित हैं, ऐसा लिख सकते हो, ऑप्शन में टिक लगा सकते हो। इसके अलावा इसकी एक और पॉइंट सुनना कि जो दक्कन ट्रैप है इसका लगभग 100 किलोमीटर अरेबियन सी में गया है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या दक्कन ट्रैप का विस्तार किसी सागर महासागर में है, तो बोलोगे हाँ, अरेबियन सी में इसका 100 किलोमीटर तक विस्तार देखा गया है। पर इसका 80% भाग केवल और केवल महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। शेष जो 20% है उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात ये राज्य भी शामिल हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा जो बात मैंने किया है, यह बात किया है किससे रिलेटेड, दक्कन ट्रैप के फैक्चुअल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब जो हम क्लास करेंगे दक्कन ट्रैप का वो होगा हमारा मेंस से रिलेटेड, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोगों ने इसको मिटा दिया है। अब मेंस की दृष्टि से दक्कन ट्रैप को पढ़ने वाले हैं, तो जरा देखें ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, इसमें लूप होल हैं कई सारे। आप भी समझ रहे हो कि सर जो आप बता रहे हो एक्चुअली ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी, पर मेंस की दृष्टि से आप समझाने के लिए हमें ऐसा बोल रहे हो, सही बात भी है, समझना। यहां पर है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा के पास, यहां है ताप्ती नदी, ये इधर है नागपुर महाराष्ट्र का। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ऐसे नागपुर से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक त्रिभुजाकार में ये जो फैला हुआ है इसी को मैंने कहा दक्कन ट्रैप, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि यह 80% महाराष्ट्र में फैला हुआ है, इसीलिए मैं इसका नाम दूंगा महाराष्ट्र का पठार। कास का पठार भी इसे कहा जाता है, इसका कुछ हिस्सा, ज्यादा गहराई मत जाओ। आप समझो दक्कन ट्रैप का विस्तार कैसे लिखोगे, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर यानी 70 डिग्री के आसपास से लेकर
ताप्ती नदी तक और पूर्व में नागपुर तक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में हुआ है बेसाल्टिक लावा के निक्षेपण से क्रेटासियस में। इसमें कुछ हमको पर्वत या पहाड़ियां मिलती हैं, जैसे सबसे ऊपर मिलेगी अजंता, फिर उसके नीचे मिलेगी हमको सतमाला, फिर मिलेगी हमको बालाघाट और फिर मिलेगी हमको हरिश्चंद्र। वास्तव में इनका विस्तार ऐसे भी नहीं जैसे मैंने बनाया है, यह तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जिलों में फैला हुआ है, जो हम अभी डिटेल में कर लेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाली इसका नाम क्या है, तो बोलोगे सर जो सबसे ऊपर बनी हुई है इसका नाम है अजंता। उसके नीचे कौन सी है, तो बोलोगे सतमाला। उसके नीचे कौन सी है, तो बोलोगे उसके नीचे है बालाघाट। उसके नीचे कौन सी है, तो बोलोगे उसके नीचे है हरिश्चंद्र। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो बोलोगे सर हरिश्चंद्र। सबसे उच्चतम पहाड़ी कौन सी है, तो अजंता। एक और फैक्ट निकालना बेटा, प्री वाले जो बच्चे हैं, इन चारों पहाड़ियों में से किस पहाड़ी का विस्तार केवल एक ही राज्य में हुआ है, तो नाम है उसका अजंता। बाकी इन शेष तीनों का विस्तार एक से अधिक राज्यों में प्राप्त होगा। अब इनका विस्तार कहाँ कहाँ है वो आप मुझे उत्तर में कमेंट करके बताइए। फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा वो समझना आप। मैं अभी सिंबल के रूप में बना रहा हूं। इस दक्कन ट्रैप की एक सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कालसूबाई। यह कहाँ है, किस जिले में, हम अभी चर्चा करेंगे। आप मोटा मोटा समझो, दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कालसूबाई। यहाँ पर एक और क्षेत्र हमको प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं महाबलेश्वर। जिसे हम क्या कहते हैं भैया, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर का संबंध भी किससे है, तो बोलोगे दक्कन ट्रैप से। इसी महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है और यह नदी जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है, जिसे हम कहते हैं कृष्णा नदी। तो आप बताओ मुझे, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। किस पठार से है, तो बोलोगे सर पठार तो क्लियर है, दक्कन के पठार या महाराष्ट्र के पठार से, कास के पठार से। किस पहाड़ी से, महाबलेश्वर से है। कृष्णा नदी करती क्या है, तो आपको मालूम है कि है आंध्रा के पठार को दो भागों में बांट रही थी। अब याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत। यहां से ऊपर से एक नासिक जगह है, कहां पर, दक्कन के पठार पे, यानी दक्कन के ट्रैप पर एक नासिक है, जिला महाराष्ट्र का। नासिक के समीप एक पहाड़ी है, इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। उस पहाड़ी का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर। तो नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं गोदावरी। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोदावरी। अब हमें मालूम है गोदावरी तो तेलंगाना के पठार से गुजर रही थी। कुछ याद आ रहा है, निकलती कहां से है, दक्कन ट्रैप से। किस राज्य से, महाराष्ट्र से। किस शहर से, किस जिले से, नासिक से। किस पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी को क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा, या फिर कहते हैं दक्षिण गंगा। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा, मैं यहाँ पे भर गया तो मैं बोल दे रहा हूं, इसके अलावा दक्कन ट्रैप में दो दर्रे प्राप्त होंगे। ऐसे मैं दर्रा बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। दक्कन ट्रैप में दो दर्रे प्राप्त होंगे। यहां पर लिखा हुआ है मुंबई, तो एक तो मुंबई से जाएगा ये दर्रा ऊपर, और ये जाके जुड़ेगा सीधा नासिक से। इस दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। और मुंबई से ये दर्रा जा रहा है, ये जुड़ेगा जाके पुणे से। इस दर्रे का नाम है बोरघाट दर्रा। तो बोरघाट दर्रा किसको किससे जोड़ेगा, तो साफ दिख रहा है, बोरघाट दर्रा पुणे को मुंबई से, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से। ये दोनों दर्रों का संबंध किससे है, दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप की पहाड़ियां क्या, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। कौन सी नदी निकलती है, तो नासिक से निकलती है गोदावरी, और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। तो एक छोटा सा ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो बनाया है वो दक्कन ट्रैप से संबंधित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और मटेरियल है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा अभी। फिर आपसे थोड़ा सा ये पूछा जाएगा 3-3 नंबर में, मेरे को ऐसा लग रहा है पूछ सकता है, इसलिए मैं ये दो पहाड़ियों में करा दे रहा हूँ। देखिए, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र में सतमाला अजंता एक ऐसी पहाड़ी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। बाकी तीनों और दो से एक से अधिक राज्य में, ऐसा याद रखना। फिर बालाघाट के बारे में सुनना थोड़ा सा, पहाड़ी के बारे में। बालाघाट पहाड़ी का विस्तार अहमदनगर, ओस्मानाबाद, बीड, कोल्हापुर, लातूर, महाराष्ट्र के जिलों में हुआ है। साथ ही साथ यह कर्नाटक की उत्तर पश्चिमी सीमा तक भी फैला हुआ है।
यह जल विभाजक का काम करती है। कौन? बालाघाट। किस किस नदी के बीच में? उत्तर में है गोदावरी और दक्षिण में है भीमा नदी। यानी अगर ये तुम्हारी है बालाघाट तो यहाँ पर है गोदावरी और नीचे है भीमा, इनके बीच जल विभाजक काम करती है। ध्यान रखना, बालाघाट की जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाते जाओगे ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी। चौड़ाई इसकी कितनी है? 5 से लेकर 9 किलोमीटर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना पर्याप्त रहेगा यदि आप लोग मेंस में 3 नंबर में लिख दोगे। मेरा मन कह रहा है कि अगर 3 नंबर में आ सकता है। वहीं हरिश्चंद्र के बारे में बोलोगे तो कोई पूछेगा कि हरिश्चंद्र रिज है कि हिल है कि माउंटेन है, तो बोल देना इन तीनों में से कुछ नहीं है। इंग्लिश का पेपर जरूर देख के आना। ये वास्तव में एक स्पुर है। स्पुर क्या होती है? टंग ऑफ लैंड, जमीन की एक जीवनुमा आकृति होती है, इसे स्पुर कहा जाता है। इसका विस्तार हुआ है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, कुछ इस प्रकार से। और यह जल विभाजक का काम करती है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में। इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर और यहाँ पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप में वास्तव में 3 चोटियां हैं। पहला कालसूबाई, यह प्राप्त होती है अहमदनगर के आसपास। दूसरा है धौडर और तीसरी है सालहर। तो सालहर, धौडर, कालसूबाई, ये 3 चोटियां हैं। सबसे ऊंची कालसूबाई, नंबर 2 सालहर, तीसरी है धौडर। तो ये पर्याप्त हो गया है हमारा दक्कन का पठार, जिसमें हम लोगों ने कर्नाटक का पठार पढ़ा, तेलंगाना का पठार पढ़ा और दक्कन ट्रैप पढ़ा। ऐसे सर आप भारत के मैप पे किस प्रकार से दर्शाओगे, एक बार वो और समझा दो। अब समझना आप लोग थोड़ा सा। देखिए, हमको ये मालूम है कि क्या मालूम है हमको, ये है 16 डिग्री। ध्यान रखना, दक्कन ट्रैप 17 डिग्री शुरू होता है और ये है तुम्हारी ताप्ती, यहाँ है नागपुर। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार फैला हुआ है कौन? तो बोलोगे सर ये है दक्कन ट्रैप। कौन फैल गया? हमारा दक्कन ट्रैप। फिर उसके नीचे आएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से, ऐसा मैं बना रहा हूं, ऐसा नहीं है लेकिन समझने के लिए ये जो बनाया है ये हमारा है कर्नाटक का पठार। ये हमारा क्या है भैया? कर्नाटक का पठार। इस कर्नाटक के पठार के नीचे कुछ इस प्रकार से मिलेगा ये वाला हिस्सा, ये है तमिलनाडु का पठार। कौन सा पठार है ये? तमिलनाडु का पठार। फिर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फैला हुआ मिलेगा ये है हमारा आंध्रा का पठार। कौन सा पठार है हमारा? ये आंध्रा का पठार। हमको ये मालूम है कि इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमको ये सतपुड़ा दिख रही है, फिर हमको विंध्याचल दिख रही है, यहाँ हमको अरावली दिख रही है, ये हमको मेवाड़ का पठार दिख रहा है, फिर हमको हड़ौती का पठार दिख रहा है, फिर बड़ा सा हमको हलवा का पठार दिख रहा है, ऊपर हमको मध्य भारत का पठार दिख रहा है, यहाँ पे हमको बुंदेलखंड दिख रहा है, बीच में हमको भांडेर का पठार दिख रहा है, यहाँ हमको रीवा पन्ना का दिख रहा है, ये वाला हमको बघेलखंड दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो हमको, ये हमको पूर्वी पठार दिख रहा है, ये हमारी महानदी बेसिन दिख रही है, ये वाला छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये वाला दंडकारण्य पठार हो गया, ये हमारी नदी बेसिन हो गई, ये आंध्रा का पठार हो गया, ये कर्नाटक का पठार हो गया, ये तमिलनाडु का पठार हो गया, यहाँ पर दक्षिण की पहाड़ियाँ हो गई। तो दक्कन ट्रैप से लेके इस प्रकार से ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल होगा? दक्कन ट्रैप, छोटा कर्नाटक का पठार और दक्षिण की पहाड़ियाँ। वास्तव में यही हमको पश्चिमी घाट में पढ़ना होगा, कोई अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बनाऊंगा। और ये वाला हिस्सा है ये हमारा पूर्वी घाट है, इसमें क्या क्या है संलग्न वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप सब बोलोगे बीच का हिस्सा रह गया है तो ये भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत मैदान भी होंगे कुछ थोड़ा बहुत, सभी तो पठार होंगे नहीं, आपके ऊपर मैदान भी होगा, नीचे कहीं खेती करोगे सब कुछ पठारी बना डालोगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसका एक्सटेंशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं जगह छोड़ने के लिए, जगह समझाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो हमारी अवस्थिति है वो है पूरे दक्कन के पठार से।
तो हम लोगों ने इतना पठार कर लिए। अब आपका रह गया मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा, कगार, विंध्याचल, फ्रेडी और सतपुड़ा। ये मैं पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के भूगोल में। यह भारत के भूगोल में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको पहले जिले मालूम होने चाहिए, क्षेत्र मालूम होना चाहिए, तब विस्तार समझ में आएगा। और मध्य प्रदेश का ही एमपीपीएससी है, अगर तुम्हें मालवा का पठार हल्का फुल्का पढ़ा दिया तो मजा नहीं आएगा। ये तो भारत का भूगोल है भाई, इसमें थोड़ा बहुत अगर ढील चल जाए, लूप होल चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालवा के पठार में बिंद श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी में तो लूप होल चल ही नहीं सकता। पूरा पढ़ना है, मतलब डिटेल से पढ़ना है। वो मध्य प्रदेश का भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया दक्कन का पठार। कल हम लोगों की क्लास होगी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित। इसके बाद हमारा ये भूगोल हो जाएगा खत्म, फिर हम पढ़ेंगे उत्तर का मैदान, फिर मानसून। इस प्रकार से हमारा क्लास चलेगा। नदी अभी द्वीप पढ़ना भी बाकी है। चलिए क्वेश्चन लिखो, देखते हैं 3 मार्कर्स में आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। 2020 के अनुसार क्वेश्चन लिखिए 3 मार्कर्स। लिखो हड़ौती का पठार, अगला लिखिए बालाघाट पहाड़ियाँ, अगला लिखिए कार्डामम पहाड़ी, अगला लिखिए पालघाट दर्रा, अगला लिखिए जरगा पहाड़ी, अगला लिखिए माउंट आबू, अगला लिखिए मलनाड, अगला लिखिए गरसोप्पा, अगला लिखिए चित्रकूट जलप्रपात। इतने 3 मार्कर्स हैं, इनको बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें एक बार ध्यान रखना कि मैं पश्चिम पूर्व या कोई मेरा टंग स्लिप हो जाए तो आप लोग एडजस्ट करना। आपको भी समझ में आ रहा है कि ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें दिमाग बढ़ जाता है, ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। और चलिए पर्याप्त, नमस्कार।